चलिए, आई थिंक सबको स्क्रीन विजिबल है। यस। तो कल हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, दो तरह की सेल हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। वन सेकंड बच्चों। यस, हम दो तरह की सेल पढ़ते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, तो इसमें आपका हर चीज कवर अप है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्लांट सेल में भी होती है, प्लांट्स में पाई जाती है, और वो एनिमल्स में भी पाई जाती है। उसके साथ में एक और होता है जिसको कहते हैं सेल वॉल। ये केवल प्लांट सेल में होती है। जैसे आप लोगों ने कोई प्लांट देखा है, प्लांट का जो तना होता है, जो है ना स्टेम होता है, उसके सबसे बाहर जो लेयर होती है, जिसको आप अगर पकड़ के छील दोगे या आप उसको उतार दोगे, वो एकदम ब्राउनिश टाइप का, ब्राउनिश रेडिश टाइप का होता है, जो सूखा सूखा होता है, उसको एक तरह से सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, ये हर सेल के अंदर भी रहता है। हर सेल के जो आउटर में जो कवरिंग करता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका बनना क्या होता है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इन प्लांट सेल्स, तो क्लियर लिखा है केवल प्लांट सेल में रहती है। देयर इज रिजिड सेल वॉल विच लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और जो सेल वॉल होती है ये नॉन लिविंग होती है। जैसा आपको मैंने कल बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी रहती है, वो लिविंग रहती है। और जो सेल वॉल रहती है वो कैसी होती है, नॉन लिविंग। जैसा प्लांट्स की जो बार्क होती है, अगर आप उसको हटा दोगे उससे प्लांट्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कुछ समय बाद वहां पर नई से सेल वॉल आ जाती है। ठीक है, आगे इसका पर्पस क्या होता है? इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, आगे इट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड एज सेलुलोज। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं उसी को केवल टिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये कहा, इसका इसका मेन पर्पस क्या रहता है? ये सेल वॉल को शेप देती है। ये किस चीज की बनी है? एक तरह से सुक्रोज, शुगर, कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। इसको क्या कहते हैं? सेलुलोज। जो हम कंज्यूम करते हैं उसको कहते हैं ग्लूकोज, और इसको क्या कहते हैं? सेलुलोज। ये भी शुगर का एक पार्ट होता है। जैसे आपका ग्लूकोज शुगर का एक पार्ट होता है, उस तरह सेलुलोज भी आपका शुगर का एक पार्ट होता है। अलग टाइप की समझो शुगर होती है। ठीक है, द सेल वॉल, the plant cell wall consists of teeny cellulose fiber called as microfilaments। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, एक तरह सब्सटेंस होता है सिंपल, ये ग्लू टुगेदर आपस में सब क्या होता है? जुड़ा होता है। ठीक है, ईच माइक्रोफिबिल इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल। मतलब छोटे छोटे शुगर के पार्टिकल्स होते हैं, आपस में जुड़ते जाते हैं, आपस में जुड़ते जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेलुलोज कहते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन, इट परमिट द प्लांट सेल टू बिकम टारगेट, है ना। इसके थ्रू आपका वाटर फ्लो करता है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है इसको, प्लांट्स को। ठीक है, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। टर्जिट का मतलब है उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसको अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके अलावा द सेल वॉल हैज टू बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू रेजिस्ट द एक्सपेंशन। कल हमने पढ़ा था ये हाइपर क्या कहते हैं, कल हमने पढ़ा था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जहां पर सेल अपने आप को एक्सपेंड करती थी। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? देखो यहाँ पर ये आपकी सेल वॉल थी। जब सेल वॉल में एक्सपेंशन आता है तो देखो यहाँ पर, देखो आपको गैप दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर गैप है। जब ये सेल एक्सपेंड करती है तो यहाँ पर ये पूरा टच हो जाता है, तो ये इसके बाहर ना जाए। ठीक है, इसको पूरा रोकने का काम कौन करता है? ये सेल वॉल करता है। ठीक है, क्योंकि सेल कैसी होती है, जब इसके अंदर वाटर एंटर करता है तो ये क्या करती है? एक्सपेंड करती है। जब एक्सपेंड करेगी तो ज्यादा स्पेस घेरेगी, तो सेल वॉल क्या करता है? प्लांट सेल वॉल इसको एनक्लोज करके रखता है, इसको ज्यादा एक्सपेंशन करने से रोकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है? इट हैज स्ट्रॉन्ग एनफ टू रेजिस्ट द एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सपोर्ट द सेल। इसको मैकेनिकल मजबूती भी देता सर टर्जिड मतलब? टर्जिड मतलब उसको एक तरह से बना के रखता, रिजिड बना के रखता, एक तरह से उसको मतलब स्ट्रेंथ देता है, उसको स्ट्रेंथ कह सकते। तो वो जो एक्सपेंशन करती है ना,
तो उसके साथ में सेल वॉल एक्सपेंशन नहीं करती, वो वहीं खड़ी रहती है। ठीक है, यस, ओके सर। द सेल्यूलोज माइक्रोफिलिस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब इनके अंदर एक केमिकल और ऐड होता है, इसको बोलते हैं लिग्निन। ये आपको हायर क्लासेस में सब पढ़ाया जाएगा, सिर्फ नाम के लिए समझ के रखें। ठीक है, सेल्यूलोज को और मजबूत करने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें लिग्निन ऐड कर देते हैं। मैं उसमें ऑलरेडी रहता है, प्लांट्स में टिश्यूज में लिग्निन रहता है, ये इसको और भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एक तरह से क्या करता है, ये फेविकोल का काम करता है। ठीक है, फेविकोल मतलब सेल्यूलोज क्या है, लकड़ी के टुकड़े, और लिग्निन क्या है, एक तरह से फेविकोल, इसको मजबूती देने का काम करता है लिग्निन। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलोज इज एडेड टू द सेल वॉल। इसलिए आप देखो जो बार्क होती है वो लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर होती है। ठीक है, तो जब लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती रहती है वो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलता है। आप देखो जब प्लांट छोटा होता है उसके बार्क निकाल के देखो, ग्रीनिश, वो बहुत पतली भी होती है, उसका तोड़ सकते, लेकिन जैसे जैसे प्लांट बढ़ता जाता है उसकी बार्क की थिकनेस बढ़ती जाती है। सबने देखा ना, तो क्या होता है, सेल्यूलोज के साथ में और सेल्यूलोज आते रहते हैं, और लिग्निन इनको क्या करता है, फेविकोल का काम करके इसको जोड़ने में कोशिश करता है। ठीक है, इट इज फ्रीली परमेबल टू द वाटर, इसमें से वाटर पास हो सकता है ना, सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो पानी इस सेल वॉल के अंदर बाहर जा सकता है या नहीं। पानी जो होता है ये केवल एक तरह से मेम्ब्रेन का काम करती है, पानी अंदर भी जा सकता है और पानी बाहर भी आ सकता है। तो एक तरह से किसका काम करती है, सपोर्ट देने का काम करती है, रिजिडिटी करती है, शेप देती है। ठीक है, उसको ज्यादा एक्सपेंड करने से रोकती है। ठीक है, समय के साथ उसको हेल्प करती है। अंडरस्टूड? कोई डाउट क्वेश्चन यहाँ तक किसी को? तो आपको इसका पर्पस पता होना चाहिए, इसके आपको फंक्शंस पता होने चाहिए। ये केवल प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। सबको क्लियर? इफ यस प्रेस 1। सभी प्रेस 1 कर दिया होगा फटाफट। अब सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है, मैंने को ना बायो में आपको डिफरेंसेस, फिजिक्स में समझ आपको डिफरेंसेस सभी पता होना चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस। तो हम सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस समझेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट, सेल वॉल इट्स अकर इन ओनली प्लांट सेल, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्लांट सेल होता है, सेल वॉल होता है। इट लाइज आउटसाइड द सेल्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर ये बाउंड्री बनाता है। इट लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ द एनिमल सेल एंड इनर टू द सेल वॉल इन द प्लांट सेल्स। It lies on the outside of the animal cell, inner to the plant cell। हाँ देखो, सेल वॉल कहाँ पर रहती है, सेल्स के आउटसाइड में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ होती है, एनिमल सेल की जो बाउंड्री होती है उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम सब ने पढ़ा है। एंड इट इज इनर टू द सेल वॉल इन द प्लांट्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट, सेल वॉल क्या होती है, नॉन लिविंग होती है, क्वाइट थिक इन प्लांट सेल। तो बार्क आपने देखा, बार्क काफी मोटी होती है, नॉन लिविंग होती है और थिक होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है और काफी पतली होती है। मैंने पढ़ा था ना 70 माइक्रोन्स के आसपास, काफी पतली होती है। इट इज रिजिडिटी, मतलब ये काफी रिजिड होता है। देखो बार्क कैसी होती है, टाइट होती है, आप उसको ऐसे करके तोड़ोगे तो टूट जाएगी, है ना। वो रिजिड होती है, मतलब काफी पोरस होती है पर रिजिड होती है। और ये कैसी होती है, फ्लेक्सिबल, इसलिए इसका शेप बार बार चेंज होता है। ये कंप्लीट सर्किल भी होती है, ये अपने आप को स्क्वायर भी बना सकती है, ये अपने दो सूडोपोडिया भी निकाल सकती है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल रहती है। ठीक है, इट इज जनरली परमेबल, ये कंप्लीटली वाटर को, ये वाटर को अपने अलाउ, टोटली अलाउ, अंदर अलाउ करती है। ये सारे मटेरियल्स को अलाउ करती है। आपको पानी के अंदर जाना है, गैस को अंदर जाना है, जितने मिनरल्स हैं, सोडियम आयंस, पोटेशियम, इस सबको, सेल सबको अंदर आना अलाउ करती है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सिलेक्टिवली अलाउ करती है, ये सब कुछ आना अलाउ नहीं करती। तुषार किसमें डाउट है बेटा आपको? आगे चले, ठीक। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। फ्लेक्सिबल मतलब आपने इलास्टिक देखा है, रबड़, रबड़ का वो रबड़ का पीस जो लेडीज अपने बालों में लगाती है
है ना, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल, उसका शेप बार बार चेंज होता है। ठीक है, सेल वॉल कैसी होती है, इट इज मेड ऑफ सेलुलोज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, लिपिड्स मतलब फैट्स और प्रोटीन्स। ठीक है, अपने को सिंपल वर्ड याद रखने जो हमको लिखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड्स मतलब फैट्स, जो फैटी एसिड्स होता है उसको लिपिड्स भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना ये लिपिड्स जो वर्ड है ये सर किसका हम नाम है, लिपिड्स को फैट्स भी लिख सकते हैं? मतलब अगर लिपिड्स लिख सको तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि जो फैट होता है ना, फैट मतलब जैसे जो लिपिड्स होते हैं वो स्मॉलर जैसे होता है ना, ग्लूकोज शुगर ही होता है ग्लूकोज, पर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज होता है। ठीक है ना, शुगर बड़ा, कार्बोहाइड्रेट बड़ा नाम है, ग्लूकोज छोटा नाम है। सेल्स में क्या है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ना, हमारे बॉडी के बाहर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और जो ग्लूकोज होता है उसको बोलते हैं सिंपलेस्ट सब्सटेंस। चीज वही है, ठीक है, चीज वही है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो लिपिड्स आपके फैट ही होते हैं, आपको सिंपल, क्योंकि आप लोग लिपिड्स नहीं सुनते इसलिए आपको मैंने कहा इसको फैट भी कहा जाता है, पर आप लिपिड्स लिखना एग्जाम में, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ लिपिड्स एंड ओके सर। प्रोटीन्स। जैसे प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, अमीनो एसिड्स, है ना। प्रोटीन्स को सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, अमीनो एसिड्स। उसका फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, फैटी एसिड्स, लिपिड्स उसको बोलते हैं। 7 सेल में इट इज द मेजर फंक्शन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ। सेल वॉल का काम क्या है, प्रोटेक्शन देना और स्ट्रेंथ देना। इसका मेन काम क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, टू होल्ड ऑल द सेल ऑर्गेनेज। अंदर न्यूक्लियस को संभालना है, ठीक है, अंदर और साइटोप्लाज्म को संभालना है, अंदर सारे ऑर्गेनेज को संभाल कर रखना है। वो कंट्रोल पासेस ऑफ मेटल, पानी कितना आना चाहिए, गैस कितनी आना चाहिए, फूड कितना आना चाहिए, सबको कौन कंट्रोल करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो 7 डिफरेंस है, 4 या 5 डिफरेंस आपको याद होने चाहिए। इसमें किसी भी पॉइंट में आपको कुछ पूछना तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी पॉइंट यू वांट टू डिस्कस इन सातों में से, कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आया हो? क्लियर सबको, आगे चलें। सर लिपिड्स क्या होता है, समझा नहीं। लिपिड्स होता है, फैट होता है, फैट सुना, फैट आपने फैट सुना, फैट फैट FAT। यस सर। ओके, तो फैट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। देखो, आप घर पे आपको भूख लगती है, अच्छा आपने सुना होगा जब हम बीमार पड़ जाते हैं और हम खाना नहीं खा पाते, हमको लगता है मेरे को खाना अच्छा नहीं लगता, पर हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, तो डॉक्टर क्या करता है, हमको स्लाइन लगाता है। सुना सबने, वो हम सबको क्या करता है, यस सर, सलाइन में ग्लूकोज होते हैं। हाँ, सलाइन में ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज क्या करता है, हमारे ब्लड में डायरेक्ट मिल जाता है। आप डायरेक्ट खाना खाने की कोशिश करोगे, अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम को, समझो किसी का पेट बहुत खराब है ना, उसको डायरिया हो गया, अब वो जो भी खाता है उसकी बॉडी उसको रोक नहीं पाती, तो उसके बॉडी को एनर्जी कैसे देते हैं, उसको हम ब्लड के थ्रू ग्लूकोज देते हैं। इसका मतलब जो खाना होता है उसमें ग्लूकोज ही होता है, और किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, हार्ड फॉर्म में होता है, उसको पहले डाइजेस्ट करना पड़ता है, बहुत सारे एंजाइम्स उसको तोड़ते हैं। तो ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। उसी तरह जो लिपिड्स होते हैं, दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट। जो हम जैसे समझो घी खाते हैं ना, घी किस फॉर्म में होता है, फैट की फॉर्म में होता है, जब ये बॉडी में जाता है ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होकर किस फॉर्म में चेंज होता है, लिपिड्स की फॉर्म में होता यस सर। है, ठीक है। रोटेट सर, सर स्लाइन किस चीज की बनी होती है, बेटा सिंपल पानी और ग्लूकोज होता है। आप घर पे जो ग्लूकोज का पानी पीते हो ना, आप ग्लूकोन डी ले आओ, उसको पानी मिक्स करो, एक तरह से स्लाइन होता है, लेकिन वो पानी प्योर होता है, ठीक है रुद्राक्ष? ओके सर। यस बच्चा, चलो आगे चलते हैं। अब हम सेल वॉल पढ़ लिया हमने, कल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया, अब हम सेल के अंदर आएंगे। तो सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है। स्टार्ट करें फिर, ऑल आर रेडी? चलो, यस सर। न्यूक्लियस कहाँ रहता है, कैसे रहता है, इसी के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, इसी के अंदर DNA होता है, इसी के अंदर जीन होता है, इसी में सारी कोडेड इंफॉर्मेशन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज द लार्ज, यानी काफी बड़ा होता है। अगर हम सेल में देखते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनीज होते हैं, सेल ऑर्गेनीज किसको बोलते हैं, साइटोप्लाज्म में जो कुछ भी तैरता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये वो सब, उसमें न्यूक्लियस सबसे बड़ा रहता है। इट इज द लार्ज, सेंट्रली लोकेटेड। ये नॉर्मली एनिमल सेल में सेंटर में लोकेट होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये साइड में लोकेट हो जाता है, ठीक है। इट इज नॉर्मली सेंट्रली लोकेटेड, नॉर्मली स्पेरिकल शेप में होता है, ठीक है। इसके क्या पता लगा, बड़ा होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है,
और नॉर्मली स्पेयर टाइप का शेप होता है, ठीक है। इट इज बाउंडेड बाय 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो ये कवर, इसके जो कवरिंग होती है, इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इन दोनों मेम्ब्रेन को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप। एक तरह से 2 लेयर का लिफाफा होता है, ठीक है। अगर आपको समझो कोई सामान पैक करना, इंपॉर्टेंट सामान पैक करना, आप क्या करते हो, सामान को एक लिफाफा लेते हो, उसमें पैक कर देते हो, आप ऊपर से एक लिफाफा और लगाते हो। तो न्यूक्लियस के ऊपर 2 कवरिंग होती है, एक आउटर कवरिंग, एक इनर कवरिंग, उसके अंदर न्यूक्लियस छुपा होता है। तो न्यूक्लियर एनवलप enclose space between 2 nuclear membrane, ठीक है। उसके सेल बीच में जो मेम्ब्रेन गैप, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना। हाँ मतलब देखो ये अंदर क्या है, ये आपका पूरा न्यूक्लियर, ये जो बाउंड्री दिख रहा है आपको, पेंसिल, यस, ये देखो ये जो पार्ट है, ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसमें दो लेयर होती है, एक आउटर में होती है, ये अभी तो सिंगल लाइन दिख रहा है, पर एक आउटर में होती है, इनर में होती है, ठीक है, अंडरस्टूड। ये हमने कौन सी बताई, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन। इनर। एक आउटर भी है, देखो ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये आउटर वाला है, और ये डार्क वाला इनर वाला है, ठीक है। इसके माध्यम से आप आराम से देख पाओगे, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियर देखो ऐसा होता है, ये ऐसा है, इसके बाहर ऐसा एक कवरिंग हो रही है, ऐसा समथिंग। तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच का जो गैप होता है, ये गैप, इसको कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप, लिफाफे के टाइप का, ठीक है। अब इसी में देखो, यहाँ पर ये छोटे छोटे गैप्स होते हैं, यहाँ पर देखो आपको गैप्स दिखाई दे रहे होंगे आई थिंक, ये गैप्स, इस गैप को कहते हैं न्यूक्लियर पोर, इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे गैप्स होते हैं, अलग अलग थोड़े थोड़े लेवल पे छोड़ के यहाँ पर क्या होते हैं, गैप्स होते हैं। ये इससे मटेरियल अंदर भी जाता है और मटेरियल बाहर भी आता है, ठीक है। सर प्लांट सेल में भी क्रोमोसोम होते हैं, हाँ हर सेल में होते हैं, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में क्रोमोसोम होते हैं। अभी देखते चलो, अभी क्रोमोसोम पे पहुंचेंगे, पहले धीरे धीरे समझते चलो। ये अंडरस्टूड। जो बाहर बाउंड्री होती है, उस इसका क्या कहते हैं, गेट भी होते हैं, आप इसको क्या कहते हैं, गेट्स, इसके गेट होते हैं, जहां से एंट्री भी होती है, यहाँ से एग्जिट भी होता है, ठीक है। और क्या क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड होता है, जैसे आपकी सेल के अंदर, अगर आपकी सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर एक साइटोप्लाज्म होता है, एक लिक्विड होता है। उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। लिक्विड आपकी लगभग हर जगह है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और देखो क्या होता है, इस न्यूक्लियस के बाहर, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको ER भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, इसको हमको याद रखना। इसको क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका हम पर्पस पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। अब इसे देखते चलो, जो आपको बता रहा हूँ मैं। सर यस सर ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, समझा नहीं सर। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लांट के अंदर का लिक्विड होता है, जैसे सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर एक लिक्विड होता है, उसको क्या बोलते थे, साइटोप्लाज्म। उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड होता है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी क्लियर, यस सर। ठीक है। अभी समझो ये आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। इस न्यूक्लियस में क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। इस प्रोटीन को बाहर ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये बाहर ये बने होते हैं, ये पार्ट आप देख रहे हो, ये इस पार्ट को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। ये इसके साथ ऐसे कनेक्टेड होते हैं, जैसे कनेक्ट होते हैं। तो अंदर जो बनता है वो इसके मेम्ब्रेन पे आता है, इधर जाता है, इधर से यहाँ पहुंच जाता है। इसके बारे आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर देखो सिर्फ, ठीक है। ये इसके बाहर ऐसे अटैच होते हैं, कैसे करते हैं? इसका प्रोनाउंसिएशन
ENDO, एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। अंडरस्टूड? एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है? ER। ये न्यूक्लियस के एनवलप, जो न्यूक्लियर एनवलप होता है, एकदम जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, याद रखो, ये आउटर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है, अलग नहीं होता, उसके साथ कनेक्ट होता है। अंडरस्टूड ये बात? तो देखो अंदर सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स होता है, हमको एकदम इजी दिखता है और इतना इजी नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है सब कुछ। सर कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं हमने सेल तक अब तक पूरा आइडेंटिफाई नहीं किया है। कौन बोलता है? सर कुछ साइंटिस्ट लोग? साइंटिस्ट बोलते हैं ये सर देखो पूरा नहीं खोजा है हमने सेल को। ये तो आपकी बुक्स के अंदर, हाँ अभी तो सिर्फ चल रहा है खोज, ये खोज चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। तो भगवान ने इतनी बढ़िया चीज बनाई, ठीक है। तो देखो न्यूक्लियस में मेन आपको क्या क्या याद रखना है वो आपको बताएं, ठीक है। अच्छा, इस सेल इस क्या कहते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो आपको पर्पल कलर दिख रहा है, पर्पल कलर ये वाला, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलो। ये न्यूक्लियस का भी सेंटर पार्ट होता है, इसका नाम क्या है? न्यूक्लियोलोअस, ठीक है। ये लिक्विड के अंदर तैरता है, जैसे हमने पढ़ा था ना सेल, ठीक है, ये हमारी सेल है मान लो, इसके अंदर क्या था? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियोलोलस होता है, ठीक है। और इसमें कुछ धागे तैरते हैं, इसके साथ साथ में क्या होते हैं? कुछ धागे तैरते हैं, इन धागों को कहते हैं क्रोमेटिन। ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही से आपका क्रोमोसोम बनता है, इन्हीं की तरह से यही से आपके जीन बनते हैं, यही से आपके DNA बनते हैं। ये पार्ट समझे सबको? न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। दोनों के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कोर। आउटर मेम्ब्रेन और इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियर एनवलप। इसलिए न्यूक्लियर एम्ब्रेन के साथ क्या कनेक्टेड होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलोलस। और इसके अंदर क्या होता है? लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर जो धागे होते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं क्रोमेटिन। आपको टीचर ने न्यूक्लियस इतना डिटेल में समझाया, क्या बताया कुछ? ये सब बताया आपको टीचर ने? नो सर। ओके, तो आपको नो समझना सर। है या ऊपर ऊपर से पढ़ाऊं आपको? नो सर, डीप नॉलेज समझ में आता है सर। डीप समझ में आता है ना? सर डीप से एकदम। हाँ बोलो बच्चा। सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक से समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा उसको सिर्फ अभी समझो, उसको नाम याद रखो बस, उसका हम फंक्शन पढ़ेंगे, देखो वो बाद में, देखो अभी आपको दिखा ना वैसा दिखता है बाद में। चिंता मत करो, मैं आपको सब पढ़ाने वाला हूँ। चलो यहाँ सर ईआर का फंक्शन साइटोप्लाज्म के मैसेज न्यूक्लियस तक और न्यूक्लियस के मैसेज साइटोप्लाज्म तक पहुंचाना होता है ना? बता तो बच्चा, देखो ये आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम पढ़ेंगे बाद में, डिटेल में पढ़ेंगे, समझे? अभी थोड़ा वेट करो, धीरे। अभी आपको सिर्फ याद रखना है न्यूक्लियस के बाउंड्री के बाहर, न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसके साथ में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्ट होता है, इतना तो याद रख सकते हो ना अभी? ठीक है तुषार? यस सर। ओके, आपको सिर्फ याद रखना है, देखो ये यहाँ पर कनेक्टेड है, देखो ये क्या था आपका? न्यूक्लियर एनवलप। देखो ये यहाँ कनेक्ट हो गया है, तो यहाँ से कुछ मटेरियल बनेगा, इसमें जाएगा, इससे इसमें जाएगा, इससे इसमें जाएगा, ऐसे ट्रेवल करता है ये, ऐसा यहाँ तक पहुंच जाता है। ये हम जिगजैग गेम खेलते हैं ना बचपन में, तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर कहीं और जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज बनती है, ठीक है, जो चीज बनेगी उसको बाहर भेजना जरूरी होता है। तो ये क्या काम करता है? इसको आप कह सकते हो पोस्ट ऑफिस का काम करता है। किसका काम करता है? पोस्ट ऑफिस। यहाँ पर जो बना, यहाँ पर जो बना, ये कहाँ पर आएगा? बाहर आएगा, एग्जिट गेट पे। यहाँ से कहाँ जाएगा? इस स्टोर हाउस पे जाएगा, ये स्टोर हाउस को यहाँ शिफ्ट करता है, फिर यहाँ से बाहर चले जाए। अंडरस्टूड ये बात यहाँ तक? सबको क्लियर? यस सर। चलो गुड। अभी हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोलोलस क्या करता है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको मैं क्रोमोसोम, जीन वगैरह सब डिटेल में।
ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हों। आपको न्यूक्लियस में क्या क्या याद रखना है बता देता हूँ। फिर आपको न्यूक्लियस में ये आपको याद रखना है, जो अंदर इनर कोर सब्सटेंस होता है। इसके बाद आपको न्यूक्लियोप्लाज्म याद रखना है। अगर आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाने को आएगा, आपको याद रखना है क्रोमेटिन मटेरियल, जो धागे लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं, आपको ये याद रखना है। और आपको ये मेम्ब्रेन याद रखना है, ये न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है वैसे तो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसके साथ कनेक्ट होता है, सब ये याद रखना। आपने कभी देखा ना, किसी के घर के बाहर दुकान होती है, देखा सबने? किसी का घर भी होता है ऊपर और नीचे उसने दुकान खोली होती है। ठीक है, होता है यस ऐसा। सर। जैसे स्टोर हाउस होता है, स्टोर हाउस के बाहर दुकान होती है। तो स्टोर हाउस क्या काम करता है? किसी भी चीज को स्टोर करता है। ठीक है, आपने फैक्ट्री आउटलेट देखा है? फैक्ट्री आउटलेट किसको बोलते हैं? उसी फैक्ट्री में बनता है और उन्होंने वो अपनी फैक्ट्री के बाहर एक दुकान लगा दी है, भाई आप यहाँ से भी खरीद सकते हो। आप कभी मदर डेयरी जाना, कातरज के पास मदर डेयरी है ना? तो मदर डेयरी में क्या क्या मिलता है? दूध, दही, मक्खन, ये वहाँ बनता है। उन्होंने अपना खुद का आउटलेट भी बाहर लगा रखा है, भाई कोई आदमी अगर फैक्ट्री से डायरेक्ट खरीदना चाहे तो वहां से डायरेक्ट खरीद सकते। तो एक तरह से एंडोप्लाज्मिक क्या है, यहाँ पर जो भी सामान बनता है, यहाँ पर जो भी चीज बनती है, ये उसका समझो आउटर शॉप है। भाई यहाँ से आप उसको देख सकते हो, यहाँ से वो बाहर निकलता है, इस गेट से सब कुछ बाहर निकलता है। अभी अंडरस्टूड ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नो देखो मैंने क्लियर सर। लिखा है। यस सर। यस इट इज, यहाँ पर देखो मैंने क्लियर लिखा है, इट इज कनेक्टेड टू द सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो आगे चलते हैं, आज बहुत कुछ है इंटरेस्टिंग पढ़ने के लिए, इसलिए ध्यान से समझते चलो। हाँ सर भाई नहीं यश, क्या नहीं समझा समझा? सर। आपको क्या नहीं समझा यश? सर उसका फंक्शन ही नहीं समझ आ रहा सर। आपको किसका फंक्शन नहीं समझा है? सर ईआर का। मैंने उसका फंक्शन बताया नहीं कुछ भी अभी तक। नहीं सर, आपने कुछ तो बताया था ना, आउटर शॉप का वो सेंड करता है कुछ तो। तो फिर आपने आउटर शॉप तो समझ लिया ना, आउटर शॉप का काम करता है। नो सर। तो अभी अभी इसको अभी मत समझो, आपको मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा, जब इसको पढ़ाऊंगा ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, आप तो तब समझो। मैंने देखो सिंपल सी एक बात कही, आपका या तो नेट की दिक्कत कर रहा है। मैंने कहा इस न्यूक्लियस के अंदर जो भी बनता है, अब यहाँ पर बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, भाई यूज तो होना चाहिए। आप यूज कैसे करोगे बताओ मेरे को? उसको बाहर लेके जाना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। बोलो यस। उसको बाहर ले आने के लिए कोई ना कोई सिस्टम पक्का होगा। यस सर। तो वो सिस्टम है इंडिकुलम रेक्टिकुलम। आप समझे? यहाँ पर जो भी बनेगा, इस गेट से निकलेगा, इस गेट से यहाँ से निकलेगा और ऐसे ऐसे इसमें घूम के जाएगा ऐसा। और ये बाहर यहाँ पर क्या होगा? ट्रक खड़ा होगा। यहाँ पर बाहर क्या खड़ा है? ट्रक खड़ा है। ठीक है, ये सारा इसमें लोड हो जाएगा और ये ट्रक जाएगा, घूमेगा, ट्रक पूरा साइटोप्लाज्म में घूमेगा। ठीक है, जिसको प्रोटीन चाहिए उसको प्रोटीन दे देगा, जिसको एंजाइम चाहिए उसको एंजाइम दे देगा, जिसको हार्मोन चाहिए उसको हार्मोन दे देगा। तो यहाँ पर आपके न्यूक्लियस में सब बनता है। ये आपका प्रोडक्शन हाउस है, ये क्या आपका प्रोडक्शन हाउस है। यहाँ पर सब बनता है, बनने के बाद यहाँ पैकिंग होता है, यहाँ पर पैकिंग होता है, पैकिंग करके यहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ तक आता है, तो फिर ये हर जगह सप्लाई होता है। अभी समझे? यस सर, लाइक अ फैक्ट्री। थैंक यू वेरी मच। यस एज ए फैक्ट्री। चलो इसको आगे समझते हैं। द न्यूक्लियर एनवलप सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ठीक है, बस वो बाउंड्री एक तरह से आप इसको आउटर लेयर कह सकते हैं। आगे क्या लिखा है? द न्यूक्लियर एनवलप। एनवलप मतलब आपकी आउटर मेम्ब्रेन और याद रखना इनर मेम्ब्रेन। ये जो स्पेस होता है इसको कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। याद रखना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवलप, लिफाफा। ठीक है, द न्यूक्लियर एनवलप कंटेन मैनी पोर्स, है ना, जो छोटे छोटे मैंने आपको छेद दिखाए थे, इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। और इसके अंदर एक लिक्विड रहता है, जो किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब न्यूक्लियोपोर्स, जो पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं, इट अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। एक तरह से न्यूक्लियोपोर किसका काम करते हैं? गेट का काम करते हैं।
अंडरस्टूड? किसका काम करता है? गेट। गेट का काम क्या होता है? एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट। कंपनी में देखो ऐसे ही होता है ना, गेट होते हैं, आप वहां एंट्री करके जाते हो, ट्रक अंदर जाता है, वहां से सामान लौटता है, बाहर आता है। तो आपके जो न्यूक्लियर पोर होते हैं वो किसका काम करते हैं? गेट्स का काम करते हैं। आगे देखो, विद इन न्यूक्लियर प्लाज्म टू टाइप ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आर एम्बेडेड। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड है उसके अंदर दो चीज है, एक न्यूक्लियोलोलस है, दूसरा क्रोमेटिन है, जो आपको मैंने ऊपर दिखाया दिखाया था, जो पर्पल वाला आपको। एक पर्पल है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलोमस, और जो धागे उसको क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। ये याद रखना, ठीक है? तो आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, न्यूक्लियोलोलस और आपका दूसरा क्रोमेटिन। आगे, द न्यूक्लियोलोलस मे बी वन और मोर इन नंबर। ठीक है, ये एक तरह से कलेक्टिव होते हैं, एक तरह से क्या होते हैं? कलेक्टिव होते हैं, और इनके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये जस्ट एक तरह से गुच्छा होता है। आपने गुच्छा देखा ना, गुच्छा एक तरह से गुच्छा है, ठीक है? अब ये गुच्छा किस चीज का है वो भी समझो। इट इज रिच इन प्रोटीन। ये किससे बना होता है? ये प्रोटीन से बना होता है। और किससे बना होता है? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, याद रखना, ये न्यूक्लियोलोलस जो होता है इसके बाहर कोई बाउंड्री नहीं होती है, एक तरह से समझो गुच्छा पड़ा है, जिसे आप वो कहते हो ना चाउमीन, और चाउमीन को क्या बोलते हैं? हाँ, चाउमीन। चाउमीन आपस में कैसी होती है? एक दूसरे से उलझी होती है, उनके बाहर कोई बाउंड्री नहीं होती। उसी तरह आपका न्यूक्लियोलोलस, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। ये किससे मिलकर बना है? ये प्रोटीन से मिलकर बना है। और किससे मिलकर बना है? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये काम क्या करता है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ये राइबोसोम बनाता है। ये क्या बनाता है? राइबोसोम्स। ये राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? एक तरह से जितने भी हमारी बॉडी में एंजाइम्स बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, ये सब का काम होता है राइजोम में। हम वो पढ़ेंगे ना, हम राइबोसोमस पढ़ेंगे। तो राइबोसोम बनाने का काम कौन करता है? न्यूक्लियोलोलस, याद रखना, ठीक है? तो आपका ये, इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम आपको याद रखना, ये कई बार एक नंबर में पूछे आते हैं। इसका मेन का काम क्या है? इसका मेन काम होता है राइबोसोम को बनाना, इसको मैन्युफैक्चर करता है, और ये बहुत सारे काम करता है, ठीक है? इसलिए न्यूक्लियोलोलस को कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। इसको क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ। तो मैंने आपको बताया न्यूक्लियोलोलस कुछ बनाता है तो क्या बनाता है? वो राइबोसोम्स बनाता है, और ये राइबोसोम धीरे धीरे हमारे साइटोप्लाज्म में जाते हैं, ठीक है? अब राइबोसोम का फंक्शन लिखा है, राइबोसोम्स आर हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करना, प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करना। ये काम कौन करता है? राइबोसोम। राइबोसोम को कौन बनाता है? न्यूक्लियोलोलस। एक तरह से प्रोडक्शन फैक्ट्री है। अंडरस्टूड सबको? यस सर। यस न्यूक्लियस के सर। दो मेन काम होते हैं, याद रखो, न्यूक्लियस के दो मेन काम होते हैं। उसका फर्स्ट मेन काम होता है राइबोसोम बनाना। अभी राइबोसोम कौन बनाता है? ये न्यूक्लियोलोलस बनाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है राइबोसोम बनाना। और ये राइबोसोम क्या करता है? आगे जाके प्रोटीन बनाएगा, एंजाइम्स बनाएगा, हार्मोन्स बनाएगा, बहुत सारी चीजें बनाने का काम कौन करता है? ये राइबोसोम करता है, ठीक है? अब इसके अंदर दूसरा मेटल होता है न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमेटिन। अब इसको भी समझेंगे। ये हमारे क्रोमोसोम इसी से बनता है, हमारा डीएनए इससे बनता है, हमारा जीन इसी से बनता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अंडरस्टूड यहाँ तक? प्लीज प्रेस वन, यहाँ तक सबको क्लियर है तो। अगर यहाँ तक सब क्लियर है प्लीज प्रेस वन। मैं जस्ट एक सेकंड पानी पी लेता हूँ, एक मिनट रुको।
चलो बच्चों, अब आगे देखते हैं। अभी हमने न्यूक्लियोलोस का फंक्शन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्रोमेटिन क्या काम करता है। ठीक है, यस, द क्रोमेटिन मटेरियल is a thin thread-like mass of chromosome। जो क्रोमोसोम बनता है इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनता है, वो समझाऊंगा कैसे बनेगा, सिर्फ अभी सिर्फ डेफिनेशंस पढ़। ठीक है, अब जो मटेरियल बनता है इसके अंदर पूरा जीन स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर पूरा जीन सब्सटेंस होता है। ये किससे मिलके बना होता है? ये डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। देखो आपका न्यूक्लियोलोलस किससे मिलके बना है? ये प्रोटीन और आरएनए से मिलके बना है। ठीक है, न्यूक्लियोलोलस किससे बना? प्रोटीन और आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये अमीनो एसिड के टाइप का ही होता है, याद रखो, सिंपल सी बात। आप इतने याद रखो, ये अमीनो एसिड होता है, उसकी एक वैरायटी होती है। ठीक है, और आपका क्रोमेटिन किससे बना है? डीएनए। ठीक है, आपको देखो इस टर्म से पढ़ेगा डीएनए। डीएनए मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन से मिलकर बनाता है। इस प्रोटीन का नाम क्या होता है? हिस्टोन्स। ठीक है, प्रोटीन भी बहुत टाइप के होते हैं, उस प्रोटीन का नाम क्या होता है जिसके अंदर होता है, इसको बोलते हैं हिस्टोन्स। ठीक है, तो बेसिकली क्रोमेटिन इज ए फॉर्म ऑफ रिपीटिंग सब्सटेंस लाइक न्यूक्लियोसोम्स। इसको और इम्पोर्टेंट क्या है? चलो अब आपको इसको मैं समझाता हूँ, इसको समझाऊंगा तब आपको समझेगा ये होता क्या है। ये देखो आपको क्रोमोसोम, ये आपको सब बताएंगे। ठीक है, अभी देखो होता कैसा है, अभी ध्यान से सुनना। पता नहीं आपको टीचर ने बताया होगा नहीं बताया होगा। देखो आपका सबसे पहले न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके अंदर आपका न्यूक्लियोलोलस होगा, और इसके अंदर ये धागे ऐसे पड़े रहते हैं। ये सब धागे कैसे होते हैं? ऐसे उलझे हुए धागे पड़े रहते हैं। इन धागों को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। ठीक है, जब तक सेल अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करती या डिवाइड नहीं करते, जैसे आप लोग जब छोटे बच्चे थे, देखो आपके हाथ का साइज छोटा था, आप जैसे जैसे बड़े हो रहे आपका हाथ का साइज बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? हमारी जो सेल होती है वो अपने आप को डिवाइड करती जाती है, या आप कह सकते हो वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है। अगर आपने कभी 6-7 क्लास में पढ़ा होता था, आपकी जो सेल होती थी वो ऐसी होती थी, सेल आपकी, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता था। फिर आपने क्या पढ़ा था? थोड़े समय बाद आपका न्यूक्लियस ऐसा हो जाता था, फिर थोड़े समय बाद क्या होता था? इसके अंदर आपके 2 न्यूक्लियस हो जाते थे, और बाद में क्या होता था? एक सेल एक न्यूक्लियस और एक सेल दूसरा न्यूक्लियस। आपने ये पक्का पढ़ा है ना? अंडरस्टूड, गुड। तो अब देखो आपने यहाँ पर ये सीखा था भाई, यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस होता है अपने को क्या करता है? 2 पार्ट में डिवाइड करता है। अब यहाँ पर भी देखो, इसको बोलते हैं सेल डिवीजन होना। ठीक है, अब क्या हुआ? यहाँ तक मैसेज पहुंचा। अभी देखो जो अभी नॉर्मल आपके सेल में क्या होता है? क्रोमेटिन होता है। ठीक है, अब इसको क्या मैसेज मिला? भाई मैं बड़ा हो रहा हूँ और मुझे ग्रो करना है। अब ये क्रोमेटिन होता है, क्या होता है? धीरे धीरे अपने आप को ऐसा रोल करने लग जाता है एक स्ट्रक्चर फॉर्म में। अब तक ये सिंपल ऐसे धागे पड़े थे, ऐसे बस इधर उधर ऐसे धागे पड़े हुए। अब क्या होता है? ये धागे धीरे धीरे अपने आप को ऐसे कोयल फॉर्म में ऐसे बनाने लग जाते हैं, ऐसा। ठीक है, और जब ऐसे 2 धागे अपने आप को ऐसे कंबाइन कर लेते हैं, इसको कहा जाता है क्रोमोसोम। ये होता क्रोमेटिन ही है। ये क्या होता है? होता क्रोमेटिन है, बट अपने आप को जब ये ऐसे 2 स्ट्रक्चर्ड वे में, ये कैसा? अनस्ट्रक्चर्ड है। ये स्ट्रक्चर कैसा है? अनस्ट्रक्चर्ड है। कोई भी चीज कहीं भी फैली हुई है, इसको कोई मतलब नहीं। लेकिन ये कैसा है? ये अपने आप को एकदम स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर, कोयल की फॉर्म में, ऐसा। तो ये कोयल का फॉर्म आपका सर क्या देन करता एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम क्या होता है? है? तो भाई रुक जा, इतनी जल्दी क्यों है तुमको एक्स और वाई को समझने के लिए? अभी धीरे धीरे समझो, मैं आपको कहना धीरे धीरे समझोगे तब समझ पाओ। तो देखो ये जो होता है ये ऐसा बन जाता है। सबको दिखाई दिया अभी स्ट्रक्चर?
अंडरस्टूड? यस ये सर। कब होता है? जब सेल अपने आप को डिवाइड करने का Yes, sir. सोचती है, ठीक है, जब सेल अपने आप को डिवाइड करने का सोचती है तो सेल मैसेज भेजती है न्यूक्लियस के पास, भाई मैं अब बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे 2 पार्ट में टूटना है। तो जो आपके क्रोमेटिन जो होते हैं, जो आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो आपको क्रोमेटिन होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो अपने आप को इस फॉर्म में चेंज कर लेता है, इस तरह। इसको कहा जाता है क्रोमोसोम, ठीक है। अभी क्रोमोसोम जो होता है, अगर इस धागे को, जो कोयल धागा है, इसको अगर मैं ढंग से देखता हूं, इसको अगर मैं ढंग से देखता हूं, एक तरह से सिंगल धागा नहीं होता, एक तरह से ये डबल लेयर होता है। जो सिंगल धागा होता है ना, धागा भी जो होगा, अगर उसको ऐसे खोलने की कोशिश करोगे, ऐसे 2 पार्ट में खुल जाए। और इसके बीच में ये धागा किससे बना है? ये धागे के बीच में ऐसे होता है, ये जो धागा बना ना, ये आपको, जो अगर ये सिंगल धागा है, इसको अगर मैं आपको और डीप में जाके दिखाऊंगा, एक तरह से ऐसा स्ट्रक्चर होता है, पाइप जैसा होता है, छोटी सी पाइप, और इसके अंदर ऐसे ऐसे छोटे छोटे होते हैं प्रोटीन्स, इनको कहते हैं हिस्टोन्स। इसको क्या कहते हैं? हिस्टोन्स, ठीक है। एक तरह से आपके इसके जो लपेटने का काम करता है, ये धागे करते हैं, ठीक है। ये जो धागा है, इस धागे को आप खोल के देखोगे, इसके अंदर आपको एक प्रोटीन दिखाई देंगे, इसको हम कहते हैं हिस्टोन्स, ठीक है। अब ये जो धागा लिपटा हुआ है ऐसा ऐसा ऐसा, इसमें से अगर मैं एक छोटा सा पार्ट ले लूं, सॉरी, इसमें से अगर मैं एक छोटा सा, इतना सा एक पार्ट ले लूं, इतने से छोटे से पार्ट को, इसको कहते हैं डीएनए। इसको क्या कहते हैं? डीएनए। और अगर मैं इसको, हिस्टोन्स को, और इसको कलेक्टिवली बोलूं, इसको कहते हैं जीन। जहां पर आउटर लेयर है और जहां पर प्रोटीन स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं जीन। इस जीन में जो प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन एक तरह से कैसे हैं? ये आपकी पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव में क्या काम करते हैं? हम डाटा स्टोर का काम करते स्टोरेज। हैं। हाँ, हम पेन ड्राइव में क्या काम करते हैं? हम स्टोरेज का काम करते हैं। तो जो अंदर ये हिस्टोन्स होते हैं, इन सब के ऊपर अलग अलग कोडिंग होती है। कौन सी कोडिंग होती है? भाई मेरी आंख कैसे काम करेगी, मेरी आंख का कलर कैसे होगा, मेरी आंख में कितना एनर्जी, इसका क्या काम क्या है। एक दूसरी जीन में क्या होगा? मेरी पूरी नाक का फंक्शन रहेगा। एक जीन में क्या काम होगा? मेरे कान का पूरा फंक्शन होगा। एक में मेरी बालों का पूरा फंक्शन होगा। तो इन जीन्स में क्या होता है? पूरा डाटा स्टोर होता है, पूरा डाटा स्टोर होता है। सर ये याद, जीन और डीएनए मिलके क्रोमोसोम्स बनाते हैं ना फिर? यस, मतलब आप अगर सबसे, अगर मैं इसको बताऊं, हिस्टोन सबसे छोटा पार्ट होता है क्रोमोसोम का। जब हिस्टोन और ये धागा मिल जाता है, हिस्टोन में आप क्या मिला दो? धागा मिला दो, ये बन जाता है जीन। और ऐसे कई सारे जीन को मिला के क्या बन जाता है? डीएनए। और जब ऐसे 2 डीएनए मिल जाते हैं, इसको कहते हैं क्रोमोसोम। अंडरस्टूड? तो सबसे छोटा पार्ट क्या हुआ? हिस्टोन्स हुआ, जहां पर आपका पूरा एक सबसे छोटा, आपका जो जीन होता है ना, जीन के अंदर हिस्टोन होता है, यहाँ पर आपका पूरा नॉलेज स्टोर होता है, पूरा नॉलेज स्टोर होता है, याद रखना। अब होता कैसा है? जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं। सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं। मिनिमम काउंट होता है 2। जो आपका राउंड वॉर्म होता है, उसमें केवल 2 ही क्रोमोसोम होते हैं। और जो बड़े से बड़े एनिमल्स होते हैं, उनमें अराउंड 150 टाइप से क्रोमोसोम होते हैं। 150 टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं। यहां तक सबको क्लियर? यस सर। यस सर। चलो गुड। अभी देखो, ह्यूमंस में, अच्छा, जो क्रोमोसोम होते हैं ना, हमेशा पेयर में रहते हैं, ठीक यस है, सर, नॉर्मली। 23 पेयर्स। यस, नहीं नहीं, सुन लो, ये नॉर्मली क्रोमोसोम क्या होते हैं? ऐसे पेयर्स में पाए जाते हैं, ऐसे। ये एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, ठीक है। ये कभी कभी सिंगल भी होते हैं। जब ये डबल होते हैं, इसमें क्या डबल है ना, ऐसा, इसको कहते हैं डिप्लॉयड क्रोमोसोम।
डिप्लॉयड क्रोमोसोम, डाई मतलब डी आई, डाई का मतलब होता है 2। अगर कहीं ये सिंगल हो ऐसा, इसको कहते हैं हिप्लॉयड। ये डीप है, आपको पता नहीं कोर्स में है नहीं है, इससे आपको नॉलेज के लिए आप समझ के रखो। नॉर्मली क्रोमोसोम कैसा होता है, डबल स्ट्रक्चर में होता है, एक्स एक्स की तरह, लगभग एक्स की तरह। तो ये 2 होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, डायपोलॉइड। और अगर ये सिंगल होगा, इसको कहते हैं हिप्लॉयड। ठीक है। अब ह्यूमंस में क्या होता है, अगर हम इंसानों की बात करें, ये साफ कर दूं, ये तो आई थिंक अब आपको अंडरस्टूड है। Yes. अब ह्यूमंस में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल हमारे 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हर सेल में। याद रखना, हर सेल के न्यूक्लियस में, हर सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और हर क्रोमोसोम में हमारे बॉडी के हर पार्ट की इंफॉर्मेशन छुपी होती है। याद रखना, अगर हमारे लीवर में भी अगर क्रोमोसोम होगा, उसमें नाक की इंफॉर्मेशन छुपी है, और नाक में जो क्रोमोसोम है उसमें हार्ट की इंफॉर्मेशन छुपी होती है। तो हमारे बॉडी का कोई भी सेल हो, उसमें इंफॉर्मेशन सब में पूरी रहती है। लेकिन हमेशा याद रखना, एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना इसमें, लेकिन क्या होता है, समझो लीवर की सेल को अपने आप को डिवाइड करना है ना, लीवर की सेल को अपने आप को डिवाइड करना है, तो इस क्रोमोसोम में, इसमें जो लीवर वाला क्रोमोसोम होगा, ठीक है, इसमें जो लीवर वाला क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम स्प्लिट कैसे होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा था, न्यूक्लियस ऐसे ब्रेक होता है। ये न्यूक्लियस, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक म्यूट है। हाँ अभी ठीक है बच्चे, तो बीच में फोन आ गया तुमने। यस सर। ठीक है। हाँ, ये देखो जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये 2 क्रोमोसोम, ये आपस में क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं। ये न्यूक्लियस आपस में क्या होते हैं, ये क्या होता है, आपस में स्प्लिट होते हैं, और ऐसे 2 बन जाते हैं। और ये अपने आप को फिर से रिप्रोड्यूस करके ऐसे 2 बना देते हैं। ये एक के क्या बन जाते हैं, 2। तो एक न्यूक्लियस में ये चले जाता है, और एक न्यूक्लियस में ये चले जाता है। तो हमारा जो सेल होता है, मान लो लीवर की सेल को अपने आप को बड़ा करना है। जैसे हम जब बच्चा छोटा होता है, उसका लीवर छोटा होता है। अब जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका लीवर एक्सपेंड करता है। लीवर एक्सपेंड का मतलब उसकी नंबर ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई हो रही है। वो सेल मल्टीप्लाई का मतलब वो अपने आप को सिंगल सेल से डबल सेल में डिवाइड कर रहा है। तो सिंगल सेल था, अपने आप को डबल कर रहा है। डबल करने के लिए क्या करता है, जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से जो लीवर क्रोमोसोम वाला क्रोमोसोम होता है, पेयर्स होते हैं, हर एक में इंफॉर्मेशन छुपी होती है। तो एक जो होता है वो लीवर क्रोमोसोम का भी। तो लीवर क्रोमोसोम अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। और केवल लीवर सेल अपने आप को डिवाइड करता है, बाकी क्रोमोसोम शांति से बैठते हैं, वो कुछ नहीं करते। तो जो सेल जिस बॉडी पार्ट में होती है, केवल वही अपने आप को मल्टीप्लाई डिवाइड करता है। अगर हार्ट का होगा, तो हार्ट वाला क्रोमोसोम अपने आप को डिवाइड करता है। अगर लंग्स का होगा, तो लंग्स वाला सेल अपने आप को डिवाइड करता है, बाकी सब क्रोमोसोम शांति से बैठ। ये अंडरस्टूड है सबको बात जो मैंने बताई अभी? यस सर, मतलब एक टाइम को एक ही क्रोमोसोम डिवाइड हो सकता है। यस, एक टाइम वही क्रोमोसोम डिवाइड होता है, वो जिस ऑर्गन का पार्ट। Excuse me, sir. बोलो बच्चा। Sir, how can we give our liver to anyone else? हम लीवर कैसे दे सकते हैं? Yes, sir. पर इस क्वेश्चन का इससे क्या ताल्लुक है? No, sir, I am just asking. लेकिन देखो, अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना बच्चे, हमें इसको भी एक बार समझने की कोशिश करना है। ये टॉपिक तुमको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा नॉलेज मिल जाए। इसको आप समझने की पहले कोशिश करें। आपके सब क्वेश्चन के रिप्लाई दूंगा, पहले फोकस पॉइंट को। ठीक है, समझ में आया सबको? तो हमारे बॉडी में भी ऑर्गन्स को ग्रो करना होता है, वो अपने आप को सेल्स क्या करती है, डिवाइड करती है। तो उस समय वही वाला क्रोमोसोम एक्टिव होता है जो डिवाइड होता है, जो मल्टीप्लाई। ठीक है। अब ये जो टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, अभी आपको मैंने बताया क्रोमोसोम कैसे होता है, इस शेप में। अब ह्यूमंस में भी ये जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें जो 23 क्रोमोसोम, अब इसको देखो, एक तरह से 2 पेयर है। एक क्रोमोसोम ये है, जो टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं,
और एक क्रोमोसोम ये है। तो अब जब हमारा बर्थ होता है, ठीक है, उस टाइम एक क्रोमोसोम हमें फादर की तरफ से मिलता है और एक क्रोमोसोम हमें मदर की तरफ से मिलता है, याद रखना, ठीक है। और हमारे में जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं, एक मदर का होता है, एक फादर का होता है, इसलिए मदर फादर के सारे फीचर्स, लगभग सारे फीचर्स, 90% फीचर हमारे अंदर होते हैं। हमारे देखो बालों का कलर, हमारे आईज का कलर, इवन हमारे चेहरे का कलर लगभग सेम होता है। क्यों? क्योंकि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें एक होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये मदर से, जो मैंने कहा ना, जो पेयरिंग होती है, पेयरिंग में एक क्रोमोसोम फादर की तरफ से सप्लाई होता है, एक क्रोमोसोम मदर की तरफ से सप्लाई होता है, ठीक है। जो फादर का क्रोमोसोम होता है, इसके दो नाम होते हैं। जो फादर का ये होता है, जैसे स्प्लिट होता है ऐसा, इसमें एक एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। लेकिन जो मदर के होते हैं, वो दोनों कैसे होते हैं? वाई होते हैं। तो फादर का एक जाता है, मदर का एक आता है। तो एक्स और वाई जो होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि बॉय होगा या गर्ल होगा। मदर के पास दोनों सेम होते हैं, मदर के पास दोनों सेम होते हैं। अगर एक्स और वाई जाता है, अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम सप्लाई हुआ और मदर के पास तो हमेशा वाई रहता है, याद रखना, मदर के पास हमेशा वाई रहता है। तो अगर फादर का एक्स मिलता है वाई के साथ, तो बॉय पैदा होता है। और अगर फादर से वाई ट्रांसफर होता है, तो मदर के पास भी क्या है? वाई। इसलिए आपका वाई और वाई आपका गर्ल डेवलप होता है। तो इस तरह से आपके, इसलिए कहते हैं हम अपने पिता जैसे दिखते हैं, हम अपनी मम्मी जैसे दिखते हैं। क्यों होता है? उनका जो जीन होता है, उनका जो क्रोमोसोम होता है, वही क्रोमोसोम हमें उस क्रोमोसोम के अंदर पूरा कोडिंग होता है। ये जो टोटल 46 होते हैं, 46 मतलब 23 फादर के एंड 23 मदर्स के। इसलिए मदर का जो नाक का क्रोमोसोम है और फादर जी का जो नाक का क्रोमोसोम, ये दोनों इकट्ठे होते हैं। इसलिए हमारे जो फीचर होते हैं, मदर फादर दोनों के मिलकर होते हैं। अंडरस्टूड ये पार्ट? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? Excuse me, sir. बोलो बच्चा। Yes, sir. Sir, these आपकी आवाज कम आ chromosomes, रही है sir. बच्चा। Sir, now. हाँ अभी बच्चे बोलो, बच्चा आपकी आवाज आ रही है। Yes, sir. I want to ask that these organelles are present in all the cells of in our body, or only some of the cells are with these organelles? नहीं, एवरीवेयर। आपका बॉडी का कोई भी सेल हो, बाल हो, ठीक है, लीवर हो, हार्ट हो, Sir, जितनी भी bone सेल्स cell, होती हैं। क्या बच्चा? bone cell, sir. आपकी जितनी भी सेल्स होती हैं, ये 46 क्रोमोसोम वहां पर प्रेजेंट रहते Okay, sir. Sir, and all the organelles too. हैं। यस, एवरी सेल। मैं सेल की बात कर, ऑर्गन्स तो किससे मिलकर बने होते हैं? टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। टिश्यू किससे मिलकर बनी है? सेल से। जितनी भी सेल्स होती हैं, सब में, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन Yes, sir. एक्टिव कौन सा होता है? समझो लीवर का होगा, तो लीवर का क्रोमोसोम एक्टिव होता है, ठीक है। अगर हार्ट का है, तो हार्ट का क्रोमोसोम एक्टिव होता है और वो अपने आप को डिवाइड करता है, बाकी सब शांत रहते हैं। Yes, sir. क्लियर? अभी आपको मैं इसको थ्योरी पार्ट में समझा, अभी तो आपको मैंने प्रैक्टिकली पूरा समझा दिया, इसको थ्योरी पार्ट में समझा। अभी जो आपको मैंने पढ़ाया, आपको मैं बुक की भाषा में समझाता हूँ, बुक्स में कैसा इसको दिया है। चलो अभी ध्यान से देखो एक एक चीज। वापिस आते क्रोमेटिन पे। जो क्रोमेटिन मटेरियल सर होता है, यस सर स्नेहा ने कोई तो डाउट पूछा है चैट में। ओके, व्हाई इट इज नोन एज 6 क्रोमोसोम? स्नेहा, इट इज नॉट 6 क्रोमोसोम, इट इज 6 क्रोमोसोम, ठीक है बच्चा। चलो, क्रोमेटिन, जो क्रोमेटिन मटेरियल कैसा है? थिन है, थ्रेड लाइक इंटरवाइंड क्रोमोसोम मटेरियल होता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। इसके अंदर क्या है? डीएनए है। और इसके अंदर क्या है? प्रोटीन, जिसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोन। ये आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसी आपको मैंने बताया था, डिस्टिंक्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन। जो आपको मैंने बताया, ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें किसी भी एक छोटे से पार्ट को, इसके अंदर एक्चुअली जो कोडिंग होती है, उसको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आपको डिफरेंस दिए गए हैं, ये आप पढ़ लेना। न्यूक्लियस,
और न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये आप डिफरेंस पढ़ लेना, ये तो आपको मैंने समझा दिया। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम आर लाइक thread like structure usually present in nucleus that is become visible only by cell division। क्रोमोसोम कब बनते हैं? जब सेल डिवीजन होता है, अदरवाइज ये धागे की तरह पड़े रहते हैं, याद रखना। ठीक है, इन क्रोमोसोम में सर सारी मतलब डिवीजन के बाद भी वो धागे ही दिखेंगे क्या, बस डिवीजन के वक्त उस एक बार टाइप? डिवीजन होती, क्रोमोसोम फिनिश हो जाता है, वापस क्रोमेट मेटल बन जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके सर। ठीक है, इसमें पूरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन छुपी होती है। आपके दादा, पापा, मामा, चाचा, ताऊ, मतलब जो भी आपकी पूरी यातिन जीन, आपके पापा, आपके दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, इन सबकी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इसमें छुपी रहती है, लिखी रहती है। इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक Sir, एसिड। like a big library. यस, इट इज अ बिग लाइब्रेरी। आपके प्रोटॉन्स का नाम क्या है? हिस्टोन्स और एसिडिक प्रोटॉन्स। ठीक है, इट इज द मटेरियल फॉर द जीन। तो मोस्ट क्रोमोसोम सर मतलब हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन निकालनी होगी तब हम डिवीजन के वक्त ही निकाल सकते हैं? यस, जैसे किसी को अगर पता करना है भाई मेरे फादर कौन है, तो आप नॉर्मली क्या करते हो, डॉक्टर आपका एक सेल लेता है, इस सेल में क्रोमोसोम को ढूंढता है, वो जो सेरेमिटल मटेरियल होता है, क्रोमोटोन मटेरियल होता है, उसमें से जीन को देखता है। उस जीन को आप कहते हो ये मेरा फादर है, उसके जीन से आपको टेस्टिंग किया जाता है। अगर दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है तो वो कहता है हाँ भाई ये तुम्हारे फादर है, अदरवाइज तुम्हारे फादर कोई और होंगे। अंडरस्टूड? उसी जीन को स्टडी किया जाता है। यस सर। चलो गुड। देखो, मोस्ट क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम ए स्पेशलाइज्ड रीजन कॉल्ड डीएनए। ठीक है, अब देखो इसमें जो क्रोमोसोम दिखता है, इसको सेंटर वाले पार्ट को कहते हैं सेंटीमोर। ये दिख रहा है सेंटर वाला पार्ट, इसको कहते हैं सेंटीमोर, और इस आर्म को कहते हैं क्रोमोसोम आर्म, या इसको सिंपल भाषा में क्रोमेटिड कहते हैं। ये आपको डिटेल में है तो बुक में देख लेना, पर शायद आपके बुक में डिटेल में नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। तो पहले क्रोमोसोम देखो सिंगल होता है। ठीक है, ये सिंगल लीवर, मान लो लीवर का है, ये अपने आप को डुप्लीकेट करता है, फिर ये अपने आप को डिवाइड कर लेता है। ये आपके सेल डिवीजन जब होता है तब ऐसा होता है। आपका न्यूक्लियस डिवाइड होने से पहले आपके क्रोमोसोम डिवाइड होना स्टार्ट। जब ये इकट्ठे होते हैं, इनको क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसको क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। ये अपना ही कॉपी बनाता है, याद रखना। जब जीरोक्स मशीन करते हो ना, डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच क्रोमोसोम मेक ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ एंड बिकम एसोसिएटेड विद द प्रोटीन्स। जब दुकान पे या तो भाई जीरोक्स करना है, तो जीरोक्स कैसा होता है? एग्जैक्टली सेम कॉपी होता है। तो क्रोमोसोम क्या करता है? अपना एग्जैक्ट कॉपी रेडी करता है। ठीक है, और बाद में डिवाइड हो जाते हैं, 2 आपके न्यूक्लियस बन जाए, और इसको लास्ट में क्या कहते हैं? बाद में डॉटर क्रोमोसोम। जब अलग हो जाते हैं, जब तक साथ रहते हैं उसको क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। जब अलग हो जाते तो डॉटर क्रोमोसोम्स। अभी अंडरस्टूड सबको कहानी? न्यूक्लियस की कहानी, न्यूक्लियोलस की कहानी, जीन की कहानी, क्रोमेटिड, यहाँ तक सबको क्लियर है तो प्लीज प्रेस 1। सर एक बार वो क्रोमोसोम्स के नाम बता दो ना सर, जो साथ में रहते हैं और अलग होते हैं उनके। हाँ, जो साथ में रहते हैं उनको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, और जो अलग होते हैं उनको कहते हैं डॉटर क्रोमेटिड। देखो यहाँ लिखे हुए हैं सिस्टर क्रोमेटिड, और यहाँ लिखा है डॉटर क्रोमोसोम्स। ठीक है, चलो यस सर। गुड। चलो आप लोगों को समझ में आ रहा है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अब पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। तो अभी हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया। न्यूक्लियस मेन पार्ट होता है। न्यूक्लियस के 2 मेन काम होते हैं। फर्स्ट काम क्या होता है? आपका जो न्यूक्लियोलस होता है, वो एक तो प्रोडक्शन करता है किसका? राइबोसोम का। ये राइबोसोम फिर बाद में सारे साइटोप्लाज्म में जाते हैं, ये वहां पर एंजाइम बनाते हैं, ये वहां पर प्रोटीन्स बनाते हैं, ये वहां पर हार्मोन्स बनाते हैं। और दूसरा मेन काम होता है क्रोमेटिन मटेरियल, जो न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। उसका क्या काम क्या होता है? क्रोमोसोम बनाना, डीएनए बनाना, जीन बनाना। जीन में हमारी सारी कोडिंग छुपी होती है, हम कौन है, कैसे हैं, हमारे सब कुछ उसमें छुपा होता है। और यही जीन हमारी आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर होती है। ह्यूमन बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 का पेयरिंग होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46।
पेयरिंग कितने हो गए 23। इन 23 में से जो ये देखो हमारे 46 क्रोमो, एक चीज बताता हूँ, टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं 46, तो इसको कहते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। इसमें जो 22 क्रोमोसोम तो हमारी बॉडी में रह जाते हैं, जो 1 क्रोमोसोम होता है, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और यही हमारी बॉडी से ट्रांसफर होता है फादर के थ्रू, मदर में जाता है, बाद में चाइल्ड बिगॉट होता है। ठीक है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब आते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म के ऊपर कि साइटोप्लाज्म क्या रहता है। यस, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। यस, तो साइटोप्लाज्म हम सबको पता है क्या है, लिक्विड पार्ट है। ये क्या है हमारा, लिक्विड पार्ट है। तो द नेचर एंड अकरेंस कहाँ पर पाया जाता है, द पार्ट ऑफ द सेल विच अकर बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिक्विड होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, याद रखना। ठीक है, द इनर ग्रेनुलर मास ऑफ साइटोप्लाज्म इज ऑफन नोन एज एंडोप्लाज्म। एक तरह से क्या लिक्विड है, ठीक है, एक तरह से क्या है, ये लिक्विड है। ठीक है, इस लिक्विड को क्या कहते हैं, इस लिक्विड को नॉर्मली साइटोसोल कहते हैं। ये आपकी बुक में नहीं है शायद, आपको केवल साइटोप्लाज्म क्या रखना है, साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है। इस लिक्विड के अंदर क्या क्या होता है, इसमें 90% पानी होता है। ठीक है, इसमें 90% पानी होता है, और साथ साथ में क्या है, स्टार्च है, ग्लाइकोजिल है, लिपिड्स है, सोडियम आइंस है, फॉस्फेट आयन है। ठीक है, इसमें सब कुछ रहता है, प्रोटीन्स होते हैं, सब होता है। एक तरह से पानी है, पानी के अंदर बहुत कुछ हमने मिलाया है, देखो यहाँ पर बताएं, इट इज द सोल्यूबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। जैसे मैंने कल नींबू पानी की बात की थी, नींबू पानी में जो पानी है दैट इज कॉल्ड एज साइटोसोल ऑफ द साइटोप्लाज्म। पानी का पार्ट सबसे ज्यादा है, उसको क्या कहते हैं, साइटोसोल। ठीक है, इट फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंस, मतलब ये मेन पानी, मेन बैकग्राउंड मटेरियल है इसके लिए, साइटोप्लाज्म के लिए। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट पार्ट समझाऊंगा, बाकी डिटेल में नहीं समझना। इट साइटोसोल इज 90% प्योर वाटर। ठीक है, साइटोसोल में 90% पानी है, और इसके अंदर क्या है, और ऑल द बायोकेमिकल्स विच आर नीडेड फॉर द लाइफ, लाइफ के सस्टेनेंस के लिए जितने भी बायोकेमिकल्स हैं इसमें मिलते हैं। इसमें क्या क्या है, सॉल्ट, शुगर, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन, गैसेस। ठीक है, एक पानी में आपने सब मिक्स कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। आपको इतना ही इसमें याद रखना है। अंडरस्टूड? ये टेबल भी है, देखो साइटोप्लाज्म में कौन कौन से केमिकल होते हैं, ऑक्सीजन 64%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 0.3। इसके अलावा ये सब छोटी छोटी ट्रेसेस में होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, आयोडीन, फेरस, ये बहुत थोड़े होते हैं, 0.5। ये सब याद करना पड़ेगा, नहीं आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको बता, आपको फिर साइटोप्लाज्म याद रखना है। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या क्या होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें 90% पानी होता है, बाकी क्या क्या है, शुगर, सॉल्ट, आप शुगर सॉल्ट तो याद रख सकते हो ना, शुगर है, सॉल्ट है, अमीनो एसिड्स है, विटामिन है, गैसेस हैं। अब देखो सारी गैसेस के नाम बताएं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सब गैसेस तो हैं। अंडरस्टूड? चलो, इसका फंक्शन क्या है, जो साइटोप्लाज्म होता है उसका फंक्शन क्या होता है, साइटोप्लाज्म एक्ट एज ए स्टोर फॉर द नाइट्रोजन, कितना देखो ना बच्चा, 0.3%, 0.3%। ठीक है, सर बाकी का 5.2% मास है क्या? मतलब मैं सिर्फ गैसेस परसेंटेज की बात की, सिर्फ गैसेस का, गैसेस को अगर 100% लेते हो उसमें से ऑक्सीजन कितना, कार्बन, ये आपको बताया, ये पूछा ना आपने बच्चा। क्योंकि ये सर आपने जो 64% और 18% बोला ना,
वो सब काउंट करके 100% नहीं हुआ, इसलिए मैंने पूछा बाकी का 5.2% क्या हाँ, होता है। बाकी सभी है ना, देखो शुगर, सॉल्ट, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड, सब ये सब मिक्स कर दिया, सब मिक्सचर है, ये समझो उसमें सब, मतलब हमारी बॉडी को इन सब चीजों की जरूरत होती है ना, ये सब हमारी सेल में साइटोप्लाज्म में सब पड़ा है, सॉल्ट भी पड़ा है, शुगर पड़ा है, अमीनो एसिड्स पड़े हैं, यही अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड से हमारे प्रोटीन्स बनते हैं, ये सब ये समझो लिक्विड में सब पड़ा हुआ है, और सेल को जब जब जितना जितना नीड होता है उसको यूज होता रहता है। सर हमारी बॉडी कितनी डीप है, ये तो बहुत डीप है, तुम जब 11th 12th में बायो पढ़ोगे तो और डीप में पढ़ोगे। ओके चलिए सर, आगे देखो, मतलब ये जो साइटोप्लाज्म टेबल दिया है वो बस गैसेस का दिया है, गैस फॉर्म। वो सिर्फ गैसेस का दिया, यस। ओके सर। साइटोप्लाज्म एक्ट एज ए स्टोर फॉर वाइटल केमिकल्स, ठीक है, जितने भी हमको केमिकल्स नीड होते हैं बॉडी के लिए, वो सब ये स्टोर करके रखता है। कौन? साइटोप्लाज्म। आपको ये लिखना जरूरी है, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, विटामिन और आयंस। आपको सारी गैसेस के नाम याद रखें, हमको सबको पता है, हमको बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी? कार्बन से मिलकर बनी, इसका मतलब कार्बन हमको चाहिए। हमारी बॉडी में वाटर चाहिए होता है, तो हमारी बॉडी में वाटर भी होना चाहिए, तो हमारी साइटोप्लाज्म वाटर भी है। वाटर किससे किससे सब मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन भी चाहिए, ठीक है। हमारी बॉडी में अमीनो एसिड चाहिए, अमीनो एसिड कहाँ से बनेगा? नाइट्रोजन से बनेगा, इसमें नाइट्रोजन भी है। तो देखो, आप जब लॉजिकली सोचोगे आपको सब समझ में आएगा, मेरी बॉडी की नीड क्या क्या है, ये सब चाहिए, तो मुझे साइटोप्लाज्म में सब चाहिए होगा। अंडरस्टूड? चलो गुड। अब साइटोप्लाज्म, इट इज द साइट फॉर द सर्टेन मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज, ठीक, हमारी बॉडी में जैसे फूड बर्न होता है, कहाँ पर बर्न होता है? साइटोप्लाज्म बर्न होता है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी होती है, ठीक है। और क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ फैटी, सर अमीनो एसिड्स का, ये आपका प्रोटीन्स का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है अमीनो एसिड्स, ठीक है, प्रोटीन्स का सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है? साइटोप्लाज्म में और क्या क्या होता है? फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और अमीनो एसिड को जो बनाता है, सिंथेसाइज मतलब बनाना, हमारा वो साइटोप्लाज्म क्या करता है? अमीनो एसिड्स को बनाने का काम करता है। कैसे बनाएगा? नाइट्रोजन है, कैसे बनाएगा? हाइड्रोजन है, कैसे बनाएगा? ऑक्सीजन है, कैसे बनाएगा? कार्बन। इन सब से क्या बनेगा? फैटी एसिड्स बनेंगे। इनसे क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड्स बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, अमीनो एसिड्स बनेगा। ये सब कहाँ पर होता है? हमारे साइटोप्लाज्म में होता है। तो एक तरह से हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है ये फैक्ट्री का काम करता है, ये बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर करने का काम करता है, ठीक है। लिविंग साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मूवमेंट, ये तरह से पानी होता है, इसलिए हल्का सा मोशन में रहता है। यहाँ तक अंडरस्टूड सबको? यहाँ तक किसी को डाउट? चलिए गुड। तो आज का क्लास यहीं तक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया, हमने सेल वॉल पढ़ लिया, हम न्यूक्लियस हमने पढ़ लिया, और हमने साइटोप्लाज्म भी पढ़ लिया। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, ये बॉडी बहुत स्मार्ट। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। साइटोप्लाज्म में कई तरह की सेल ऑर्गेनेलीज तैरते रहते हैं। इसमें देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे, अभी आने वाले दिनों में हम लोग पढ़ेंगे स्मूथ ईआरएन, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया हमको पढ़ना है, हमको गोल्गी अपरेटस पढ़ने हैं, हमको राइबोसोम्स पढ़ने हैं, हमको लाइसोसोम्स पढ़ने हैं, हमको सेंट्रियोल्स पढ़ने हैं, और हमको प्लास्टिड्स पढ़ने हैं। और कुछ बचा है? नहीं, अभी और कुछ नहीं बचा। एक दिन में ये पूरा हम पढ़ेंगे। ये सब क्या है? ये हमारे साइटोप्लाज्म में सब तैरते रहते हैं, ठीक है, हमारे साइटोप्लाज्म में सब तैरते रहते हैं। अब एक एक पार्ट का फंक्शन क्या कैसा होता है, ये दिखने में कैसा दिखता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है जो हम अगली बार पढ़ेंगे, एंडिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो प्रोटीन बनता है इसी से बनता है। जो आपके राइबोसोम्स होते हैं ये यहाँ चिपकते हैं, ये राइबोसोम प्रोटीन्स बनाते हैं, और फिर प्रोटीन हर जगह सेंड होता है। यस यस, आई विल सेंड यू पीरियड, डोंट वरी। पर यहाँ तक आज जो पढ़ा है क्या सबको क्लियर है कि न्यूक्लियस क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। अब अगली बार अपनी जब भी क्लास होगी हम इस टॉपिक को एंड करेंगे, तो मोस्टली अगली क्लास में टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना मुझे बता दीजिए। Some matter and surrounding.
मेटेरियल सराउंडिंग, ठीक है। आप लोगों की छुट्टियां नहीं होंगी भाई, आपकी क्लास कंटिन्यूस चलती रहेगी। नेक्स्ट वीक हो सकता है, नेक्स्ट वीक हो सकता है कि मैं सुबह क्लास लूँ, क्योंकि आपकी छुट्टियां चल रही हैं, क्योंकि मेरे को शाम को थोड़ा बिजी रहूंगा, तो आपकी मैं क्लासेस सुबह भी ले सकता हूँ। इस वीक आपका मोस्टली मोशन का टेस्ट रहेगा। सर प्रियदर्शनी को 20 से छुट्टियां है शायद, मतलब अब तक छुट्टियां डिक्लेयर नहीं हुई। ओके